मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। मेरा 7th जेपीएससी में जो रैंक रहा है वह आपका 110 रहा है और मैं अभी वर्तमान में रेंज एजुकेशन ऑफिसर सिमरिया सहचतरा में पोस्टेड हूं। और आज आप लोग जिस असमंजस की स्थिति में है, इसी स्थिति को मैं 7th जेपीएससी के दौरान फेस किया हुआ हूँ। तो इस स्थिति को मैं बेहतर से समझ सकता हूँ और चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो पिछले वीडियो में जैसे कि मैं कटअप बताया था 122 से 125, तो उसी कटअप को जस्टिफाई करने के लिए या फिर उसके पीछे का जो लॉजिक्स है उसको मैं इस वीडियो के थ्रू बताने का कोशिश करूँगा। इससे पहले कि मैं कटअप वाले वीडियो को स्टार्ट करूँ, आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को जेपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्लासेस करवाई गई थी और जेपीएससी मेंस के लिए अभी खोटा, पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक्स, ये 3 क्लासेस जो है चलाई जा रही है। और साथ ही साथ आप लोग को सिर्फ क्लास ही नहीं, आप लोग को नोट्स जो है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवाया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो जिन स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो 130 क्वेश्चन से ज़्यादा है, वो लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई कटअप वाली वीडियोज़ देखे और बिना डाइवर्ट हुए चुपचाप से आप लोग मेंस का तैयारी में लग जाइए। और जिनका नंबर जो है वो बाउंड्री लाइन पे है, वो लोग इस वीडियो को देख करके आप लोग समझ सकते हैं कि कटअप जो है क्यों लगभग इतना ही जाने वाला है। अगर इनमें से 1-2 पॉइंट अगर छूट रहा होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। तो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे 7th जेपीएससी की बात करें तो 7th जेपीएससी में 2 बार कटअप आया था। पहले बार जब कटअप आया था तो 130 क्वेश्चन, मतलब 260 मार्क्स था जनरल का कटअप। और फिर बाद में रिवाइज़ किया गया इस कटअप को, तो कटअप हो गया आपका 124 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन मतलब 124 क्वेश्चन मतलब 248 मार्क्स। तो 12 मार्क्स का डिफरेंस है और 6 क्वेश्चन का डिफरेंस है। और जब 6 क्वेश्चन का डिफरेंस हुआ तो यहाँ पे आपके 800 और अतिरिक्त स्टूडेंट्स को प्रीलिम्स क्वालिफाई कर दिया गया। तो यहाँ पे ये हुआ कि 6 क्वेश्चन में 800 बच्चे जो हैं वो इन कर गए। अब 11th जेपीएससी में क्या है उसको देखिए। 11th जेपीएससी में सबसे पहले जो है नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा है। 7th जेपीएससी में 252 सीट था और 11th जेपीएससी में आपका 342 सीट है, मतलब आपके पास 90 सीट एक्स्ट्रा है। और इस 90 सीट एक्स्ट्रा के कारण आप लोग को पता होगा प्रीलिम्स में जितने सीट होते हैं उसके लगभग, मतलब कम से कम 15 गुने छात्र मेंस में अपीयर होंगे। मतलब प्रीलिम्स का रिजल्ट में मल्टीप्लाई बाय 15 कर दीजिए जितना भी नंबर ऑफ़ सीट्स है। तो 90 सीट यहाँ पे एक्स्ट्रा है 11th जेपीएससी में। तो इसके वजह से लगभग आपका 1300 से लेकर 1400 स्टूडेंट जो है ज़्यादा सेलेक्ट होंगे इस बार। और आप इधर देख चुके कि 6 क्वेश्चन में 8 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई कर गए। तो इस बार ये मान सकते हैं कि 8 क्वेश्चन में लगभग 1300 से लेकर के 1400 स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट होंगे। ये ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपका लगभग 8 क्वेश्चन जो है कम जाएगा कटअप। तो कटअप पिछली बार कितना गया था 248, मतलब 124। तो 124 में आप 8 क्वेश्चन जो है माइनस कर दीजिए इस फैक्टर के कारण, नंबर ऑफ़ सीट्स के कारण। अब दूसरा फैक्टर जो है वो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और इसका कोई खास इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई खास क्या, मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट इसका देखने को मिलेगा। 7th जेपीएससी में आपका 5 लाख प्लस बच्चे जो फॉर्म अप्लाई किए थे और 3.5 लाख बच्चे जो है अपीयर हुए थे, लेकिन 11th जेपीएससी में 3.5 लाख लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं। ये डेटा लगभग अप्रॉक्स है और इसका कुछ आपको खास प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जो सीरियस और जेन्युइन स्टूडेंट होते हैं वही सिर्फ कटअप पे इफ़ेक्ट डालते हैं। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के बढ़ जाने से आपका कटअप जो है वो भागने वाला नहीं है। और जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो आपका 10 से 15 हज़ार या 20 हज़ार के करीब होते हैं, और वो इन एग्ज़ाम्स को छोड़ते नहीं है, वो अपीयर होंगे ही होंगे। और यही जो 10-20 हज़ार स्टूडेंट्स हैं यही आपके एग्ज़ाम के कटअप में कोई प्रभाव डाल सकते हैं। तो यहाँ पे भीड़ देख करके आप ये सोचते होंगे कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है कटअप प्रभावित करेंगे, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है। नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी लेवल। तो अगर 7th जेपीएससी में देखें तो 7th जेपीएससी में पेपर 1 ईजी रहा और पेपर 2 जो है वो टफ़ रहा, लेकिन 11th जेपीएससी में पेपर 1 टफ़ रहा और पेपर 2 जो है ईजी रहा। ये कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। और ओवरऑल अगर बात करें तो 7th जेपीएससी के मुकाबले अगर 11th जेपीएससी क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा ही डिफ़िकल्ट था। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन और भी आपके कम हो जाएंगे कटअप में। तो आपका 124 गया था पिछले बार, फिर 8 क्वेश्चन हम लोग
8 क्वेश्चन और माइनस करेंगे, इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स वाला फैक्टर है, और यहाँ पे फिर 2 क्वेश्चन और माइनस हो जाएगा डिफ़िकल्टी लेवल के कारण। तो अब होंगे आपके 114, 114। अब अगला जो फैक्टर है वो है आपका JSSC CGL एग्ज़ाम। तो JSSC CGL एग्ज़ाम में लोग झारखंड जीके पढ़े ही थे, इंडिया जीके भी कुछ हद तक पढ़े ही थे, और झारखंड जीके में कुछ कुछ पोर्शन जैसे CNT SPT एक्ट था, तो वो सभी जो है तैयारी किया जा सकता है जल्दी ही। तो अगर JSSC CGL का एग्ज़ाम का तैयारी काफ़ी बच्चे जो है काफ़ी समय से कर रहे थे, तो इस हिसाब से उन लोगों का झारखंड जीके, इंडिया जीके इसका पोर्शन कुछ कुछ हुआ था, और वही बच्चे काफ़ी मात्रा में JSSC CGL एग्ज़ाम में भी अपीयर हुए, तो जिसके वजह से 3 क्वेश्चन का आप कटअप जो है वो कटअप में असर देखने को मिल सकता है। तो अब कितने हुए 114 क्वेश्चन, इसमें आप 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 117 क्वेश्चन। इस बार आपको समय जो है कम मिला था, जबकि अगर 7 JPSC में बात करें तो वहाँ पे 2 बार प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और तीसरे बार आपका एग्ज़ाम हुआ। तो 7 JPSC में प्रीलिम्स के लिए काफ़ी समय मिला था बच्चों को, लेकिन इस बार समय कम मिलने के कारण भी कट ऑफ जो है थोड़ा सा कम जा सकता है। तो कितना कम जा सकता है, इसमें हम लोग मान सकते हैं कि 2 क्वेश्चन कम जाएगा। तो 117 क्वेश्चन और -2 कर दीजिए, तो ये हो गया आपका 115 क्वेश्चन। अब एक चीज़ देखिए जो सबसे ज़्यादा कंसर्निंग है, 7 JPSC का जो रिज़ल्ट आया था आपका, तो 7 JPSC का रिज़ल्ट में आप लोग देखे होंगे कि गांव-गांव से भी लड़का सेलेक्ट हुआ था, जिसके कारण 7 JPSC के बाद JPSC का क्रेज़ जो है गांव घर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और 7 JPSC के, और ये चीज़ मैं खुद ही फील किया हूँ, क्योंकि 7 JPSC के पहले तक, मतलब 7 JPSC तक मेरे गांव घर में, मेरे पंचायत में JPSC का फॉर्म उतना लोग नहीं डालते थे और ना ही JPSC से एग्ज़ाम का तैयारी करते थे, क्योंकि सबके मन में ये बैठा हुआ था कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ़ होता है और ये जो है बिना कोचिंग वोचिंग का नहीं निकाला जा सकता है, या फिर इसको 4-5 साल पढ़ने से ही निकलेगा, इस तरह की धारणाएं थी गांव में। लेकिन 7 JPSC में जब रिज़ल्ट आया, मतलब जब मेरा भी रिज़ल्ट हुआ, तो उसके बाद से मैं अपने पंचायत में ऐसे नहीं भी तो 20-25 बच्चों को जानता हूँ जो बिल्कुल पूरा शिद्दत के साथ JPSC का तैयारी करने लगे, और ये चीज़ आपके पूरे झारखंड में देखने को मिला होगा। तो 7 JPSC के बाद JPSC का क्रेज़ जो है काफ़ी बढ़ गया, और लोग जो है 7 JPSC के रिज़ल्ट के बाद ही तैयारी में लग गए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ JPSC का ही तैयारी कर रहे थे और लगे हुए हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या भले ही बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये स्टूडेंट्स सीरियस टाइप के कैंडिडेट बन जाते हैं और ये जो है कटअप में एकदम प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे बच्चों के कारण कटअप जो है 4 से 6 क्वेश्चन आप मान के चलिए, ये ज़्यादा होगा। सभी पॉइंट्स में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कोई इफ़ेक्टिव पॉइंट है तो आपका यही वाला है कि क्रेज़ का बढ़ जाना, और अपने अगल बगल के लोगों को सेलेक्ट होते देख करके सबके मन का जो डर है ना वो भी ख़त्म हो जाता है, और जब डर ख़त्म हो जाता है तो आप समझिए कि लोग ज़्यादा मन से तैयारी करेंगे, और अगर जब ज़्यादा मन से तैयारी करेंगे तो उनका सिलेक्शन रेट भी बढ़ता है। नेक्स्ट है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इसमें आपके बहुत सारे चीज़ें कंसीडर कर ली जाती है, जो कि जैसे कि मिसमैनेजमेंट हुआ, लीक हुआ। हालांकि लीक की बात तो इस 11th JPSC में दिखाई कहीं नहीं दी, थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट का जो वीडियोज़ हम लोग देखे थे वही थोड़ा दिखाई पड़ा, लेकिन वो भी आपका प्रूफ नहीं हो सका है। लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ को भी कंसिडर करके चलेंगे। तो यहाँ पे भी मान के चलिए आपका 4 क्वेश्चन जिसके कारण आपका बढ़ सकता है, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपका बढ़ सकता है, ये आपका कटअप को बढ़ा सकता है। तो अगर एक्सपेक्टेड कटअप देखेंगे तो आपका 124 7 JPSC का कटअप था, उसमें से आप 8 क्वेश्चन माइनस कर दिए हम लोग नंबर ऑफ़ सीट्स वाले फैक्टर के कारण। 2 क्वेश्चन फिर हम लोग माइनस किए डिफ़िकल्टी लेवल के कारण। 3 क्वेश्चन बढ़ सकता है JSSC CGL वालों के अपीयर होने के कारण। टाइम कम मिला तो इसके कारण 2 क्वेश्चन आपके घट सकते हैं। JPSC के क्रेज बढ़ने के कारण आपका 4 क्वेश्चन जो है वो बढ़ सकता है। 4 से 6 क्वेश्चन आप मान के चलिए, 6 क्वेश्चन मान लीजिए। और
फैक्टर ऑफ सेफ्टी के कारण आपका 4 क्वेश्चन जो है वो बढ़ सकता है, 3 से 4 क्वेश्चन आपका बढ़ सकता है। तो अगर हम लोग इस जेपीएससी का अगर कट ऑफ देखें इस प्रकार से एनालिसिस करने के बाद, तो ये कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं 122 से 125 क्वेश्चन तक दिखाई पड़ता है। तो अगर जिनका भी क्वेश्चन 125 क्वेश्चन से ज़्यादा है, और इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना मुझे तो नहीं लगती है। तो जिन बच्चों का मार्क्स जो है 126 क्वेश्चन से ज़्यादा है, वो लोग बिना किन्हीं का वीडियोज़ देखे, बिना कहीं कमेंट किए, आप लोग बस जेपीएससी मेंस की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आप लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इन बच्चों को होगा जो 120, 122, 123 वाले जो बच्चे हैं, ये लोग बहुत असमंजस की स्थिति में होंगे अभी। और 7th जेपीएससी में ये जो है बहुत सारे बच्चों के साथ रहा था, चूँकि मेरा मार्क्स जो है 7th जेपीएससी में 272 मार्क्स था, तो मुझे ज़्यादा डर नहीं था प्रीलिम्स का। लेकिन फिर भी बहुत लोगों को देखे हैं हम सामने से कि बहुत ज़्यादा ही असमंजस की स्थिति में रहते हैं, और ऐसी स्थिति में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। तो आप 1 से 2 दिन का ब्रेक ले सकते हैं। अभी तक जितने भी मैंने पुराने वीडियोज़ अपलोड किए हैं जेपीएससी मेंस के रिगार्डिंग खोटा का, चाहे इकोनॉमिक्स या फिर पॉलिटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप लोग उसको रिवाइज़ करिए। और नोट्स जो है आप लोग को टेलीग्राम पे रेगुलर दिया जा रहा है। इसके लिए आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है, तो आप लोग जुड़ करके लाभान्वित हो सकते हैं। तो आप लोग नोट्स को पढ़िए और वीडियोज़ को देखिए। और अगर आप लोग को और जल्दी करना है कुछ भी, तो आप लोग मार्केट से जा करके किन्हीं भी 2 कोचिंग का नोट्स परचेज कर सकते हैं। 1500 से लेकर के 2000 तक में आ जाएगा। फिर आप लोग मिक्सअप करके उन चीज़ों को पढ़ लीजिए। और अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जो है खुद का नोट्स बनाएंगे या फिर किसी कोचिंग को ज्वाइन करेंगे। तो 2-3 कोचिंग का नोट्स को आप मिक्स करके शॉर्ट नोट्स आप ज़रूर बनाइए और फिर आप पढ़िए। और जिनका भी मार्क्स कम आ रहा है, जैसे 118, 117, 116, लेकिन जिनको सिविल सर्वेंट बनना है, तो वो लोग अभी ही जिस प्रकार से मेंस का क्लासेस इस चैनल के माध्यम से चलाया जा रहा है, तो आप लोग वहाँ से जुड़ करके अपना तैयारी इसी जेपीएससी में कर लीजिए, ताकि 11th जेपीएससी में 11th जेपीएससी का इसके बाद का जो जेपीएससी आएगा, तो उसमें आपको ज़्यादा कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। क्योंकि जेपीएससी एग्ज़ाम में आपका अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और आपके पास अगर प्रॉपर नोट्स हो, तो आपको इस एग्ज़ाम को निकालने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है। आपको फिर एक बार तैयारी हो जाने के बाद आप आराम से आंसर राइटिंग कर सकते हैं, चीज़ों को और ज़्यादा परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इस जेपीएससी में आपके पास कोर्स कंप्लीट करने का ही समय नहीं है, तो आप आंसर राइटिंग क्या करेंगे। लेकिन अगर आंसर राइटिंग भी आपको करना है, तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपको चुनना चाहिए, खोटा चुनिए। आप खोटा का आंसर राइटिंग कर लीजिए। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ज़्यादा आंसर राइटिंग करने की कोई खास आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो कम लिखने हैं। तो आप टाइम के अनुसार पेजेस को डिवाइड करके, टाइम के अनुसार वर्ड्स को डिवाइड करके आराम से लिख सकते हैं। लेकिन खोटा में लगभग 18-19 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे, तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो खोटा के लिए आप लोग आंसर राइटिंग थोड़ा बहुत कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। तो पुराने पहले वाले वीडियो में जो मेरा कट ऑफ बताने का जो रीजनिंग रहा है, कहीं ना कहीं ये सभी फैक्टर्स मेरे माइंड में था। और मेरे ही टेलीग्राम ग्रुप के ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये इस पॉइंट्स को छोड़ के, इसको छोड़ करके बाकी सभी पॉइंट जो है मेरे एक स्टूडेंट ने, मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप से एक जुड़े हुए हैं स्टूडेंट, तो उनका ही दिया हुआ था। बस उस चीज़ को मैं यहाँ पे एलिब्रेट कर दिया हूँ। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और आप लोग ज़्यादा असमंजस में नहीं रहे। एनी हाउ आपको तो पढ़ना ही है। इस बार अगर सिलेक्शन नहीं होता है, तो अगले बार आपको छोड़ना नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होना है, आप चुपचाप से पढ़ते रहें। थैंक यू।